नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बंसल न्यूज़ के ख़ास कार्यक्रम चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में जो ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं वो वाकई इस मायने में ख़ास हैं कि वो एक ऐसे अ, व्यक्ति हैं, एक ऐसे राजनेता हैं जो अपने को सोशल एंटरप्रेन्योर कहलाना पसंद करते हैं, क्योंकि सहकारिता के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। तो मुलाकात करिए मेरे साथ देश के परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी जी से। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका। नमस्कार जी। सबसे पहला तो मेरा सवाल कुछ मैं थोड़ा सा ऐसे सवालों से शुरुआत करता हूं जो कुछ राजनीतिक से प्रतीत होंगे। आपको म्यूज़िक बहुत पसंद है। आपके साथ जब एक बार एक इंटरव्यू मैंने किया था तो उसमें आपने अमेरिका की एक कॉफ़ी चेन जो बहुत मकबूल है उसके बारे में, स्टारबक्स के बारे में, आपने उसकी सक्सेस स्टोरी के बारे में मुझे बताया था। आप अपने को सोशल एंटरप्रेन्योर कहते हैं। आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए कि ये सामाजिक उद्यमिता किस तरह की है। देखिए, मैं जिस संस्कारों में पला हूँ, जी। राष्ट्रवाद हमारे विचारों का आत्मा है। और राष्ट्रवाद जो विचारधारा है, इसमें राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास अगर करनी है तो दो चीजें आवश्यक है, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। जी। एंड गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ ई गवर्नेंस, क्योंकि टेक्नोलॉजी इनोवेशन उतना ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं। जी। और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, यही हमारा फ्यूचर है। और इसलिए सुशासन और विकास नॉलेज का उपयोग करके, ई गवर्नेंस जैसे, और आगे देश को ले जाना, ये हमारा सबका प्रयास है। और इसका जो उद्दिष्ट है वो अंत्योदय है। जी। अंत्योदय ये हमारी मिशन है, हमारी कमिटमेंट है। दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन है कि समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, शरीर पर कपड़ा नहीं, ऐसे दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और उनकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उन व्यक्तियों को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ऐसे दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का ये विचार, ये हमारा उद्दिष्ट है। जी। अब ऐसा है कि इस देश में बड़े प्रमाण पर समाजवाद भी आया, पूंजीवाद भी आया और साम्यवाद भी आया। 47 के बाद पार्टियां भी बनी, नेता भी आए। अब रशिया और चाइना में ही कम्युनिज्म खत्म हो गया और लिबरल इकोनॉमी की कैपिटलिज्म के तरफ बढ़े हैं। शंघाई को नॉन रेसिडेंशियल चाइनीज ने डेवलप किया है। तो पर आज दुनिया में कैपिटलिज्म जो है, पूंजीवाद की अर्थव्यवस्था, लिबरल इकोनॉमिक्स, इसका भी सॉल्यूशन नहीं है। तो हमें अब ऐसा सोचना होगा कि गरीब व्यक्ति को केंद्र बिंदु मानकर हमें सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाना पड़ेगा। और उसके लिए मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को बहुत विचार के रूप में, आदर्श के रूप में मानता हूँ। मैं मेरे जीवन में मुझे जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, इनके साथ थोड़ा बहुत काम करने का मौका मिला। ये दोनों मेरे लिए आइकॉन है। एक शरद जोशी शेतकरी संगठन के नेता थे, जो उनके विचारों से मैं काफी प्रभावित हुआ हूँ। और मैं जो भी इस प्रकार की बातें होती है कि जिससे गरीब आदमी कैसे सुखी हो। जैसे उदाहरण के लिए आपको एक उदाहरण देता हूँ कि इस देश में 1 करोड़ लोग साइकिल रिक्शा चलाते थे। आदमी आदमी को ढोने का काम करता था। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री बना, मैं बहुत अस्वस्थ था कि ये प्रथा बंद होनी चाहिए। मैंने मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा लाई, उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट तक मुझे लड़ना पड़ा। और आज देश में 50 से 60 लाख लोग, लड़कियां भी, दिव्यांग भी ई रिक्शा चला रहे हैं। और एक समय अभी जल्दी आएगा कि देश में एक भी व्यक्ति साइकिल रिक्शा नहीं चलाएगा, कोई अपने बोरा अपने पीछे रखकर नहीं चलेगा। तो मैकेनिक्स ड्रिवन ई कार्ट होगा, मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा होगा। और ये सामाजिक शोषण करने वाली सबसे बड़ी प्रथा थी। जैसे वो हमारे यहाँ शौचालय की गंदगी साफ करने के लिए लोग काम करते थे, सफाई कामगार, वो जितनी गलत थी उतनी ये गलत थी। गरीब व्यक्ति को केंद्र बिंदु मानकर रोटी, कपड़ा और मकान उसको कैसे मिले। और इसीलिए पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का राजनीतिक प्रभावी उपकरण है। ये समझकर मैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में, शिक्षा के क्षेत्र में, मैं 1100 एकल विद्यालय चलाने वाले ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ।
जो गढ़चिरौली में और नक्सलाइट बेल्ट में और आदिवासी क्षेत्र में 1100 एकल विद्यालय चलाता है। 950 हमारे टीचर्स हैं। फिर मैं दीनदयाल जी मेडिकल शोध संस्थान के द्वारा मैंने अभी क्या 12 से 15 हजार तक के हार्ट के ऑपरेशन मुफ्त किए जी। लोगों की वैद्यकीय इससे सुविधा सेवा करने का काम करता हूँ, कैंसर हार्ट के रोगियों का जी। तीसरी ओर मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम किया। हमारे विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे थे, पानी नहीं था, 22 शुगर फैक्ट्री यहाँ दिवाला पीट चुकी थी जी। तो किसानों के उद्धार के लिए मैंने चीनी मिलें खोली, ग्रीन पावर में आया, इथेनॉल बनाया। इथेनॉल की इकोनॉमी की मैंने काफी वकालत की 12 साल से। 7 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का, वो बच सकता है। हमारा देश का किसान बिजली और फ्यूल तैयार कर सकता है। ये मेरा आज वो सपना पूरा होते हुए देख रहा हूँ तो मुझे बहुत खुशी है। तो इस देश की इकोनॉमी में जो गरीब व्यक्ति है, गांव गरीब मजदूर किसान, उसको हम अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़े कैसे कर सकते हैं, उसको रोटी कपड़ा मकान रोजगार ये कैसे दे सकते हैं और गांवों को समृद्ध कैसे बनाएंगे और गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण कैसे करेंगे। हम अपने जीवन में तो ठीक है, हमको अपनी चिंता करनी पड़ेगी पहले जी। हमारा घर परिवार बच्चे, पर उसके बाद पूरा समाज हमारा परिवार है। इस भावना से हम उनके जीवन का उद्धार करने की कोशिश करेंगे। यही सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट था। बिल्कुल नितिन जी, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ इस मामले में कि देश की तस्वीर बदल सकती है। मैं समझता हूँ चाहे पंडित दीनदयाल जी का अंत्योदय दर्शन हो या गांधी जी का ग्राम स्वराज हो, कहीं कुछ बाधा उत्पन्न होती हुई दिखती है तो वो है कि आधुनिक टूल्स को अपनाने की जो हमारी सोच है, कहीं उसमें बाधा दिखती है तो कहीं ठीक से अंत्योदय दर्शन को या ग्राम स्वराज को हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं, या इनके कन्वर्जेंस को लेकर इन विचारधारा के साथ आधुनिक तकनीकी के और सक्सेस स्टोरीज के दुनिया की इनका हम समन्वय नहीं कर पाते हैं। जो बात आपने बड़ी सुंदर बात कही, आखिर सर हमारे पास ज्ञान है लेकिन हम इसको पूंजी में बदल क्यों नहीं पाते? देखो, पहली बात तो ऐसी है कि मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन जी, ये दो अंग्रेजी शब्द हैं। मॉडर्नाइजेशन का अर्थ होता है आधुनिकरण और वेस्टर्नाइजेशन का अर्थ होता है पाश्चात्यकरण। तो पहली बात तो ऐसी है कि अब गांवों में बायोमास से बायो सीएनजी तैयार करना जी, या दूसरी ओर हमारे बायोमास से इथेनॉल बनाना, या आप गन्ने से तो हम शुगर केन जूस से इथेनॉल बनाते हैं जी। हमारे उत्तर प्रदेश बिहार की हमारी पूरी बसेस गाड़ियां स्कूटर अब 100% किसानों ने तैयार किए हुए ईंधन पर चल सकती है। मैंने टीवीएस की बाइक और बजाज की बाइक लॉन्च की है जो 100% बायो इथेनॉल पर चलती है। हमारी बसेस 100% बायो इथेनॉल पर चल सकती है। यूपी बिहार में हमारी इतनी गन्ने की मिलें हैं, क्यों ने हम हमारे वही उसका यूज करें। तो मेरा सुझाव ये आपको है कि इसके में तो मैं बहुत मेरे विचार रख चुका हूँ क्योंकि उसके लिए समय की कमी है, पर मेरा कहना यही है कि गांवों को समृद्ध संपन्न और शक्तिशाली बनाना, स्मार्ट शहर के साथ स्मार्ट विलेज बनाना, और गांव के लोगों को गांव में रोजगार मिलेगा, गांव में अच्छी स्कूल होगी, गांव में भी अच्छा अस्पताल होगा और गांव में ही रोजगार होगा, अच्छा घर मिलेगा सबको। ये संभव है, ये कठिन है पर असंभव नहीं है। और इसीलिए मैं मानता हूं कि गांधी जी का जो कंसेप्ट है, दीनदयाल जी का जो है, उसमें डिफरेंस नहीं है। अभी मैं एक योजना तैयार कर रहा हूँ, 10 लाख महिलाओं को मैं 2-2 सोलर चरखा दे रहा हूँ और वो महिला अपने घर पर सोलर पैनल लगा के वो चरखे से सूत निकालेगी और एक महिला कम से कम 20,000 रुपए महीने की कमाएगी। टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका विरोध गांधी जी ने कभी नहीं किया। उस समय वही था कि भाई कच्ची घानी से तेल निकालना वही टेक्नोलॉजी थी, तो उन्होंने वो बात कही। तो गांधी जी का कहना और नेहरू जी के इसमें दो प्रकार का एक डिस्टेंस था। गांधी जी कहते थे वी नीड मैक्सिमम प्रोडक्शन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस, और नेहरू जी की जो इकोनॉमिक थिंकिंग थी उसमें मैक्सिमम प्रोडक्शन उसका आधार था। तो मैं ये मानता हूं कि मैक्सिमम प्रोडक्शन से मैक्सिमम रोजगार को निर्माण करना, यही गांधी जी का सूत्र था। और उस समय टेक्नोलॉजी वो नहीं थी जो आज है, और आज की टेक्नोलॉजी कल और बदल जाएगी कुछ। अभी पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज आ रहा है, मैंने लाने की कोशिश की। अब वो गंगा का मैंने जलमार्ग बनाया। अब मेरी कल्पना यह है कि दिल्ली में यमुना पर एक हवाई जहाज उड़ेगा और 20 मिनट के अंदर ताजमहल के पीछे उतरेगा और वहां उतर के तुरंत आप 1 घंटे में ताजमहल देखोगे, वापस आओगे, 20 मिनट्स में फिर यहाँ यमुना में दिल्ली में उतरोगे
और वहां से जाकर आप तुरंत एयरपोर्ट पे चले जाओगे। तो टूरिज्म बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। बिल्कुल। तो मैं ये मानता हूँ कि ये कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी किसका, यानी ये कोई पाश्चात्यकरण नहीं है। अब रोपवे केबल कार, अगर अभी एक बस है वो 3 घंटे डीजल फूकते हुए ऊपर जा रही है। कितना हमारा देश हम इंपोर्ट करते हैं डीजल जी। उसके बजाय अगर हमने फेनाकुलर रेलवे चलाई, जो ऐसी रेलवे से एकदम 25 मिनट में ऊपर पहुंच गए पहाड़ी पर, तो इलेक्ट्रिक, अभी हमारे यहाँ हिमाचल में, उत्तराखंड में, कश्मीर में हाइड्रो पावर सरप्लस है जी। और अगर हम हमारा ट्रांसपोर्ट डीजल के बजाय इलेक्ट्रिसिटी पर लाकर अगर ऐसी टेक्नोलॉजी लाएंगे तो गरीबों का भला होगा। सेफ जो है, जो ऊपर पहाड़ी पर है, वो नीचे आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये इस प्रकार की दिक्कत नहीं करनी चाहिए। गांधी जी का ही सपना है, दीनदयाल जी का ही सपना है, गांव गरीब मजदूर किसान को स्वावलंबी बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। यही बात मोदी जी ने भी कही, यही हमारी पार्टी कह रही है और इसी के साथ हमको आगे जाना है। बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा ये बात भी, और मुझे लगता है कि आपको एक अपनी आवश्यकता आधारित नॉलेज सिस्टम के साथ आगे बढ़ना है जिसमें ग्रीड के लिए कोई जगह नहीं है। और आप ये चाहते हैं कि आप आसपास का जो पर्यावरण है वो भी बेहतर हो, आसपास का लोकल वातावरण भी अच्छा हो, और उसी के साथ आप कुछ ऐसा कर पाएँ जिससे आपको पूंजी भी अच्छी मिल पाए, चाहे वो टूरिज्म हो या तमाम चीज़ें हों। ईज ऑफ जी सर। आपके बात को 3 शब्दों में मैं कहूंगा जी। जो कह रहे, बिल्कुल सही बात आपने की। इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। क्या बात है सर, इथिक्स, ये इकोनॉमी और इकोलॉजी। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, कमाल है। इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इथिक्स यानी मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति हमारी ताकत है, हमारी इतिहास, संस्कृति, विरासत। इकोनॉमी यानी नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। वेरी ट्रू सर। हमको आर्थिक दृष्टि से प्रगति और विकास करना है, रोजगार तैयार करना है, गरीबी मिटानी है। तो ये होगी हमारी इकोनॉमी। और तीसरी बात जो है वो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। हमको निश्चित रूप से जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण से देश को बचाना है, और इसलिए इसकी 2 थ्योरी में रखता हूं हर समय। एक, कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ एंड कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ। मैंने मेरे शहर में 7 साल पहले टॉयलेट का पानी बेचने की शुरुआत की, और आज हम लोग टॉयलेट का पानी बेचते हैं नागपुर शहर का, और 325 करोड़ रुपए हमको साल के मिलते हैं। नो वन इज वेस्ट। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द लीडरशिप, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। मैंने आपकी वो स्टोरी यूट्यूब पर देखी थी, तो मुझे और मेरे जैसे लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई थी जब जो आपने वहाँ के कला प्रेमी नागपुर के दर्शकों के लिए बिना किसी खर्च के शहर के मध्य में एक बड़ा सुंदर केंद्र आपने बना डाला, जिसमें सोलर पैनल से एसी चलते हैं, जिसकी वजह से जो खर्च उस हॉल को किराए पर लेने का है वो शायद 5-6 हज़ार तक सिमट कर रह गया, जिस पर अभी आपको बताओ, हमने करीब 2500 कैपेसिटी का ऑडिटोरियम बना है जी। अब उसका अगर बिजली का एयर कंडीशन है पूरा अच्छा है। हिंदुस्तान में 3-4 ऑडिटोरियम में है, नागपुर में सुरेश भट्ट मराठी के साहित्यिक थे, उनके नाम पर है जी। अब आप एक बार देखिए, अब उसकी मुझे कमिश्नर ने कहा इसका 80 रुपए घंटा रेट रहेगा। तो मेरा गरीब लोग कैसे कार्यक्रम करेंगे? तो बोले इसका बिजली का बिल ही 50-60 हजार रुपए आएगा 3 घंटे का। तो मैंने कहा एक काम करो, इसके ऊपर सोलर पैनल लगा दो। 80 कार्यक्रमों की बिजली हमको मुफ्त में मिल गई जी। अब हमने कहा 5000 रुपए घंटे में दो गरीबों को, ताकि छोटे से छोटे कार्यक्रम कला के होने चाहिए। और आप कभी आना, वो 2500 कैपेसिटी का है, बहुत सुंदर है, आप देख के होगा, ऐसा नहीं है। और 5000 रुपए घंटे में हम दे रहे हैं। कमाल है सर, ये मुझे नहीं लगता इससे सस्ता कहीं कोई, और कला के संवर्धन और संरक्षण के लिए भी एक बहुत माइलस्टोन पहल है। मैं सर थोड़ा एमएसएमई की तरफ आता हूँ। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने अपनी रैंकिंग में काफ़ी सुधार किया है, लेकिन ईज़ ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस में मुझे लग रहा है कि, मैं ये तो नहीं कहूँगा हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप उस सिस्टम को अभी कंजेनाइटल बनाने में अपने को बहुत कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं, और आप ईमानदारी से ये मानते भी हैं। मैंने 1-2 इंटरव्यूज़ में आपको कहते सुना, जहां आपने ये स्वीकारा कि मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, अभी मैं थोड़ा इसमें कहीं स्टक कर रहा हूं, कहीं मैं उलझा हुआ हूं। कहाँ आप कठिनाई पा रहे हैं ईज़ ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस में? आपने सुझाव भी मांगे हैं पूरे देश से, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन से, क्या कठिनाइयाँ आप महसूस कर रहे हैं ईज़ ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस में? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमको पूरी बातों को डिजिटलाइज करना चाहिए।
किसी भी व्यक्ति का डीपीआर हो, सब उसके कागज है हमारे को मिले, तो उसके ऊपर हम उसको ऑफिस में आने की आवश्यकता ही ना पड़े। अब मैंने ये टारगेट रखा है कि हम लोग एक जैसे डिजिटल सिस्टम कर रहे हैं कि हमारी सब योजनाओं पर डिजिटलाइज एप्लीकेशन होगी और डिजिटलाइज निर्णय होगा, और बातचीत जो एक आधी बार करनी है तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से हो जाएगी उन अधिकारियों के साथ, और तुरंत उसका लोन सैंक्शन होगा, डिसबर्समेंट होगा। और इसी के साथ आप लॉजिस्टिक पार्क्स और उसी के साथ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स वो भी आप शुरू कर रहे हैं। और मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जिसमें हमें बताया कि करीब 85,000 करोड़ रुपए का तो कुछ ये डोमेस्टिक लेदर का जो काम देश में होता है, कुल ये 145,000 करोड़ की इंडस्ट्री है जो आंकड़े मैं याद कर पा रहा हूँ अभी। 85,000 करोड़ का करीब ये इंडिजिनस हमारे देश में ही कारोबार है और 30 से 45 करोड़ के आसपास ये एक्सपोर्ट होता है। आपने ये भी कहा कि ये जो ग्रीन एक्सप्रेस आप हाईवेज बना रहे हैं, आगरा के लेदर के जो कारीगर हैं जो बहुत ख़राब स्थितियों में रहते हैं, आप उनके लिए एक बहुत बेहतर स्थितियां बना रहे हैं। तो पूरे देश में कई हमारे यहाँ बेहतर काम करने वाले इस तरह के कारीगर हैं जो एक्सपोर्ट भी करते हैं। मध्य प्रदेश में चंदेरी है। क्या आप उम्मीद करते हैं कि ये जो ग्रीन एक्सप्रेस कॉरिडोर्स हैं ये अपने साथ एक टोटल पैकेजिंग लेकर इस तरह के कारीगरों के लिए आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। कंसेप्ट ये है कि दिल्ली मुंबई हम एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। अगर ये दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा अगर इसके आजू बाजू में अलाइनमेंट होती तो लैंड एक्विजिशन कॉस्ट 3 करोड़ रुपए पर एकड़ जाती, क्योंकि डेवलप एरिया है। हमने हाईवे शुरू किया है सोना से गुड़गांव के पास, वहां से सवाई माधोपुर, अलवर, झाबुआ, रतलाम से वडोदरा से मुंबई। तो इसकी विशेषता है कि बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरिया ऑफ हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश जो रतलाम के पास से जा रहा है। तो इसमें क्या है कि हमने लैंड एक्विजिशन कॉस्ट हमारी जो आ रही है 10 से 20 लाख रुपए एकड़ आ रही है, तो 16,000 करोड़ हमने उसी पे बचाया। दूसरा ये हाईवे 12 लेन कंक्रीट रोड है, एक्सिस कंट्रोल। इसमें दिल्ली से मुंबई 12 साढ़े 12 घंटे में कार चली जाएगी और ट्रक के लिए साधारणतः 28 से 30 घंटे लगेंगे, जो आज कम से कम 50-55 घंटे लगते हैं। तो ये जो कोशिश है, इसमें रोड के बाजू में हम जमीन लेंगे। अभी एनएचआई में ऑलरेडी वो प्रोविजन है, और वहां हम लोग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाएंगे। तो जैसे अभी लेदर इंडस्ट्री वालों को मैंने उपाय ये दिया था कि अभी टोटल इंडस्ट्री का वॉल्यूम है 1,45,000 से 1,55,000 करोड़। इसमें 85,000 करोड़ ये डोमेस्टिक मार्केट है और 45 से 55,000 करोड़ एक्सपोर्ट है। अब ये जो बेचारे हमारे चर्मकार बंधु काम करते हैं, ये चमड़े का बहुत गंदी सिचुएशंस है। आगरा हो, चेन्नई हो, नोएडा में हो, यूपी में अनेक जगह पर है। तो मैंने उनको कहा कि इस रोड के बाजू में, मुंबई में धारावी में 1.5 लाख लोग काम करते हैं, तो आप ऐसा करिए कि आप इस रोड के बाजू में मैं जमीन एक्वायर करता हूँ, प्राइवेट में आप आइए, पूरी स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज आप बनाइए। वहां डिजाइनिंग से लेकर सब एंसिलरी इंडस्ट्री होगी, और वहां प्रधानमंत्री आवास योजना में अच्छे घर बनाएंगे, अच्छी हवा होगी, अच्छा फूड मिलेगा। सब लोग बेचारे वहां टाउनशिप में रहेंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, कॉलेज होंगे, स्कूल होंगी, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन की व्यवस्था होंगी, और वहीं से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और उसके साथ साथ पोर्ट की कनेक्टिविटी भी होगी। तो एक नई स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज तैयार हो जाएगा, और वहां अच्छे एनवायरनमेंट में लोग काम करेंगे। और एक ही जगह पर, जो चाइना में हुआ है, एक ही जगह क्लस्टर है, एक शहर में केवल फर्नीचर ही बनता है। बिल्कुल ठीक है। तो एक शहर में केवल एलईडी लाइट की वही इंडस्ट्री है। तो ये इस प्रकार के कंसेप्ट पे कम से कम अब 15-16 क्लस्टर में इस रोड पर बना, तो मैं 22 हाईवे पे काम कर रहा हूँ, 7 का काम शुरू हो गया है। सर, जब हम आपसे बात करते हैं या आपकी तरह उन राजनेताओं से बात करते हैं जो मिनिस्टर्स हैं या जो भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो उनके पास ढेर सारी जानकारियां हैं, ढेर सारा प्लान है, विजन है बात करने के लिए। लेकिन माफ़ कीजिएगा, कई बार जब हम बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत कुछ काम पर बात करने के लिए नहीं है और राजनीति पर बातें घूम फिर कर उसी पर आ जाती हैं। जैसे मैं अब तक की बातचीत में मैं बार बार उलझ रहा हूं ये सोच के कि नितिन जी से मैं क्या राजनीति पर बात करूं, या जितना काम उन्होंने किया है उसमें से कुछ चीज़ें अगर मैं बात करूं तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, हमारे सिस्टम को, या मीडिया की न्यूज़ ढूंढने की हंट को, या फिर आप मानते हैं कि मेहनतकश राजनेताओं का एक बड़ा समूह भी तैयार होना अभी बाकी है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि राजनीति, इसका सही अर्थ क्या है ये आपको सोचना होगा। वाह।
राजकारण का अर्थ होता है राष्ट्र कारण, समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण। पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। और मैं इस कन्विक्शन को लेकर आया हूं। अब किसने क्या बोला, मेरे मित्र ने मुझे बचपन में एक अच्छी बात बताई थी जी कि दो रेखाएं, एक आपकी और दूसरे की है। तो आपकी रेखा बड़ी करने के दो मार्ग है, एक दूसरे की पूछने का काम करो या अपनी बड़ी करो जी। तो मैं अक्सर एक बात तब से याद रखी कि अपनी रेखा बड़ी करो, दूसरे के पूछने के फंदे में ना पड़ो। तो पहली बात तो ये तुतु मिमी करने में मैं भी अभी काफी सालों तक राजनीति में हूँ और मैं समाजकारण करना चाहता हूँ। जी। राजनीति से उसका अर्थ है लोक नीति, बृहत्तर राजनीति या समाज नीति या धर्म नीति। इसका राजकारण क्या है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही हुआ कि मीडिया से लेकर राजनीतिक पार्टी सबको लगता है कि सत्ता कारण यानी पॉलिटिक्स बस। और आपको भी मीडिया में उसी में रुचि होती है। अगर मुलाकात देने के बाद अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं निकलता, कंट्रोवर्सी नहीं होती, बोलते इंटरव्यू में मजा नहीं आया। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि हम सबको बदलना होगा और अब अपनी बात पॉजिटिवली कहें, लोगों की अदालत में लोग तय करें भाई क्या सही है क्या झूठ है। तो अब मैं पॉजिटिव इसमें भी काम करना चाहता हूँ और हमारे भी लोग करते हैं, बात करते हैं, ऐसा नहीं करते, ऐसा कहना सबके साथ अन्याय होगा, पर एक एक का एक स्वभाव होता है और मेरा अपना एक स्वभाव है। सर मैं एक और प्रश्न की तरफ आता हूँ। प्रश्न ये है कि ये भी थोड़ा सा फिलोसॉफिकल आपको लग सकता है कि पक्ष और विपक्ष बड़े सुंदर शब्द हैं लोकतंत्र के और इन दोनों की मजबूती ही लोकतंत्र की मजबूती है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि कई बार देश में हुआ है, इसके पहले भी, कि कहीं हमको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पक्ष मजबूत है तो विपक्ष शायद उतना मजबूत नहीं है। पीछे हम चले इतिहास में तो हम देखते हैं विपक्ष मजबूत है तो शायद पक्ष में कहीं कमी है। लेकिन इन दोनों की मजबूती ही लोकतंत्र के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? देखिए, हमारा लोकतंत्र 4 पिलर पर खड़ा है। पहला जुडिशरी, दूसरा हमारी लेजिस्लेटिव विंग, तीसरी हमारी एग्जीक्यूटिव विंग और चौथी हमारी मीडिया जी। और लोकतंत्र हमारा आत्मा है और हमारा संविधान हमारे लिए आदर्श है। और संविधान में राज्य सरकार क्या करेगी, भारत सरकार क्या करेगी, सब लिखा हुआ है। तो मेरा तो कहने का आपको इतना ही तात्पर्य है कि राजनीति में भी हमको प्रबोधन, प्रशिक्षण, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जी, कार्यकर्ताओं को भी हमको संस्कारित करना पड़ेगा और आइडियोलॉजिकली उनको हमको सक्षम बनाना होगा। मैं जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तो हमने ट्रेनिंग कैंप शुरू किए, इंस्टीट्यूट खोले कि हमारे कार्यकर्ता ट्रेन कैसे हो, प्रशिक्षित कैसे हो, देश के इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका अध्ययन कैसे करें, क्योंकि आगे जाकर भविष्य में वो तो रूलर बन सकते हैं, तो तब उनको इसकी जानकारी चाहिए जी। तो मुझे क्या लगता है कि ये विपक्ष और सत्ता पक्ष ये दोनों ही लोकतंत्र की जो गाड़ी चल रही है उसके 2 चक्के हैं और इनका बैलेंसिंग ठीक रहेगा तो गाड़ी स्पीड से चलेगी लोकतंत्र की। बिल्कुल ठीक है। इसका बैलेंसिंग अगर बिगड़ जाएगा तो मुश्किल होगी और जितना सत्तारूढ़ पार्टी का महत्व है उतना विपक्ष का भी महत्व है और धीरे धीरे हमारी लोकतंत्र को हमको प्रगल्भ करना चाहिए। जैसे अमेरिकन डेमोक्रेसी है, यूके की है, कि अनेक विषयों पर वो देश के हित के विषयों पर सब लोग एक हो जाते हैं जी। मुझे लगता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होगी, किसी देश के साथ हमारी लड़ाई है, उस समय हम सब लोगों ने एक होकर लड़ना चाहिए। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा जी का समर्थन किया था जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी जी। तो अटल जी ने हमें वही सिखाया है। तो मुझे लगता है कि अब बाकी बातें समय के अनुसार जिसको जब राजनीति करनी है, अब जैसे ये कोविड-19 की बात है, देश संकट से गुजर रहा है, तो मैंने सबको कहा भाई इस समय राजनीति मत करिए, एक बार इस संकट से बाहर आइए फिर करिए, जिसमें जितना दम होगा वो करिए, जनता की अदालत में निर्णय होगा। पर ये समय नहीं है एक दूसरे के ऊपर कोसने का, हमको सबको मिलकर इस संकट पर मात करनी है। तो मुझे लगता है कि यही स्पिरिट अगर सभी पार्टियों में अच्छी तरीके से डेवलप होगा तो पावर पॉलिटिक्स न रहते हुए वो राष्ट्रीय राजनीति होगी, राष्ट्रकारण होगा और उसके लिए राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए, क्वालिटेटिव चेंज होना चाहिए। वो जिम्मेदारी सभी राजनीतिक नेताओं की और संगठनों की है।
सब लोग अगर इस दिशा में सोचेंगे तो निश्चित रूप से गुणात्मक परिवर्तन होगा, जिससे लोकतंत्र भी मजबूत होगा और देश का भी विकास होगा और राजनीति की स्टैंडर्ड जो भी है वो बढ़ेगा। और राजनीति में नीतिमत्ता, वैल्यूज, इसका भी अपना एक स्थान है। और मुझे लगता है कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, वैल्यू बेस्ड परिवार पद्धति, वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स, मूल्याधिष्ठित राजनीति, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, मूल्याधिष्ठित परिवार पद्धति, ये भी हमारी भारतीय संस्कृति की, भारतीय समाज की ताकत और विशेषता है। सभी ने मिलकर इस दिशा में सोचा तो निश्चित रूप से गुणात्मक परिवर्तन होगा और ये सबकी जिम्मेदारी है, मेरी भी है। पहले मैं अपने तरफ से अच्छा व्यवहार करूं जमीन पर, तो फिर लोगों को कह सकता हूं। ये समझकर हमने काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी राजनीतिक यात्रा के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।